ठंड का मौसम था और एक छोटे से गांव में मोहन अपनी पत्नी नेहा के साथ प्यार से रहता था। उनके घर की परिस्थितियां बेहद नाजुक थीं। मोहन किसी तरह दूसरों के खेतों में मजदूरी और खेतीबाड़ी करके अपने घर का खर्च चलाता था। एक दिन जब मोहन काम पर निकलने ही वाला होता है, तभी वो नेहा को आवाज देकर बुलाता है। अरे भाग्यवान, तुम कहाँ हो? मैं काम पर जा रहा हूँ, जरा बाहर तो आ जाओ। पति की पुकार सुनते ही नेहा तुरंत बाहर आ गई। नेहा, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लेना। बाहर बहुत तेज ठंड चल रही है। तुम्हारे पास गर्म कपड़े भी नहीं हैं, कहीं तुम्हें जुकाम ना हो जाए। गरीबी इस कदर बढ़ गई है कि मैं तुम्हारे लिए ढंग का एक गर्म कपड़ा तक नहीं ला पा रहा। यही बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। कोई बात नहीं जी, बुरे दिन तो हर किसी के जीवन में आते हैं। आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, आप भी अपना ख्याल रखना। जितना जल्दी हो सके काम निपटाकर घर लौट आना, क्योंकि ठंड दिन ब दिन और बढ़ती जा रही है। हाँ भाग्यवान, ठीक है, मैं जितना जल्दी हो सके काम निपटाकर घर आ जाऊंगा। सच में ठंड दिन ब दिन बहुत बढ़ता जा रहा है। मुझे जितना जल्द हो सके हम दोनों के लिए गर्म कपड़ों का इंतजाम करना पड़ेगा। हाँ जी, ठीक है, आप अब जल्दी निकल जाइए, तभी तो जल्दी लौट भी पाएंगे। मैं आपका इंतज़ार करूंगी, बस आप अपना ख्याल रखना। ठीक है भाग्यवान, मैं निकलता हूँ। तुम दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लेना और हाँ, अपना ख्याल रखना। ऐसे ही मोहन अपने काम पर निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते मोहन की मुलाकात अभिषेक से हुई। अभिषेक मोहन का बहुत ही अच्छा और पुराना दोस्त था। अरे मोहन मेरे यार, कैसा चल रहा है? भाभी जी बिल्कुल ठीक है ना? और ये बताओ, इतनी ठंड में तुम कहाँ निकल पड़े, वो भी बिना कोई गर्म कपड़ा पहने? ठंड लग जाएगी भाई। अरे अभिषेक, अब तुझे क्या ही बताऊं। ऐसी गरीबी छाई है कि गर्म कपड़े खरीदने तक के पैसे भी जुट नहीं पा रहे। दूसरों के खेतों में मेहनत करके जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, वो तो घर का राशन लेने में ही खत्म हो जाता है। तेरी भाभी के लिए भी गर्म कपड़े लाकर नहीं दे पा रहा हूं मैं। यही सबसे ज्यादा दुख आ रहा है। अरे मोहन, तू ज्यादा चिंता मत कर। बुरे दिन सबके आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान हार मान ले। तू तो वैसे भी बड़ा मेहनती है। भगवान जरूर तेरी जिंदगी में फिर से रोशनी लाएगा, ये मैं दिल से कह रहा हूं। हाँ अभिषेक, अब बस उसी अच्छे दिन का इंतजार है मुझे। और तेरी भाभी को देखकर दिल और भी दुखता है। इतनी ठंड में मैं उसके लिए गर्म कपड़ा तक नहीं ला पा रहा। मेरे लिए गर्म कपड़े हो या ना हो कोई बात नहीं, लेकिन नेहा के लिए तो कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ मोहन, तू इतना चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। वैसे तू अभी कहाँ जा रहा है? अरे अभिषेक, मैं भला कहाँ जाऊंगा। रमेश चाचा के खेत में थोड़ा काम था, उसी के लिए उन्होंने बुलाया है। बस वही काम निपटाने जा रहा हूँ। अच्छा, तो फिर तू निकल जा मोहन। जल्दी से काम निपटाकर घर लौट जाना। ठंड बहुत बढ़ गई है। मुझे भी थोड़े काम से बाहर गांव जाना है। मैं भी जल्दी जाकर वापस आ जाऊंगा। सच कहूं तो ठंड का कहर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा कहकर दोनों अपने अपने काम की राह पर चल पड़े। मोहन सीधे रमेश के खेत पर पहुंचकर काम में लग गए। गरीबी ने उन्हें मजबूर कर दिया था कि इतनी कड़ाके की सर्दी में भी बाहर निकले। पर ठंड इतनी तीखी थी कि वहां कांप कांप कर मुश्किल से काम कर पा रहे थे। ठंड तो हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। अगर ऐसे ही ठंड बढ़ती रही तो मैं तो बीमार पड़ जाऊंगा, और अगर मैं बीमार पड़ गया तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से नेहा की चिंता अलग है। उसे ढंग के गर्म कपड़े तक नहीं दे पा रहा हूं। समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं। हे भगवान, आप ही कोई रास्ता दिखा दीजिए। ऐसे ही अपने आप से बातें करते करते मोहन फिर से काम में लग गया। उसने ठंडी हवा की परवाह किए बिना तेजी से अपना काम निपटाया, और जैसे ही काम खत्म हुआ वो फौरन घर की तरफ निकल पड़ा। रात का गहरा सन्नाटा है। ठंड का कहर पिछले हर रात से ज्यादा बढ़ चुका है। मोहन और नेहा दोनों एक ही चारपाई पर सिमटकर कांपते हुए बैठे हैं। तभी धीरे से नेहा बोली, अजी सुनते हो, अगर ठंड ऐसे ही बढ़ती रही ना तो हालात और मुश्किल हो जाएंगे। आपको इतनी कड़ाके की ठंड में मैं कैसे काम पर जाने दूं? आज पूरे दिन जमती हुई हवा में काम करके आए हो। आपका चेहरा तो अभी पूरी तरह लाल पड़ गया है। कहीं बुखार ना चढ़ जाए, नहीं तो हालत और बिगड़ जाएगी। भाग्यवान, मैं क्या करूं? काम छोड़े बिना तो घर किसी तरह चल ही नहीं सकता। घर का राशन भी लाना है, ऊपर से ठंड का कहर हर दिन बढ़ता जा रहा है। अगर जल्दी से गर्म कपड़ों का इंतजाम नहीं कर पाया तो हम दोनों ही बीमार पड़ जाएंगे।
आज तो किसी तरह रमेश चाचा के खेत का काम निपटा दिया और कल राम चाचा ने बुलाया है। बस देखते हैं कल कितना मेहनताना मिलता है, उसी पर आगे का सहारा टिका है। हाँ जी, आपकी बात भी सही है। पता नहीं भगवान हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं, एक तरफ ठंड और दूसरी तरफ गरीबी। अरे भाग्यवान, तुम इतनी चिंता मत करो। मुश्किलें तो हर किसी के जीवन में आती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम रुक जाएं, आगे बढ़ना ही पड़ता है। यही जीवन का रास्ता है। और सुनो भाग्यवान, एक दिन भगवान जरूर कोई ना कोई चमत्कार करेंगे। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा जी, लेकिन देखिए आप तो बहुत कांप रहे हैं। चलिए मेरे साथ रसोई में चलिए, मैं अभी खाना बनाती हूँ और आप चूल्हे के पास बैठ जाइए। आग की गर्मी से आपको थोड़ी राहत मिल जाएगी। ऐसे ही ठंड से बचने के लिए दोनों रसोई में चले गए। उन्होंने चूल्हे पर खाना चढ़ा दिया और फिर धीमी धीमी आग की गर्मी में चूल्हे के पास बैठकर राहत महसूस करने लगे। अब जाकर थोड़ी राहत मिली। इस कड़ाके की ठंड में चूल्हे की आग के पास बैठकर जो सुकून मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता। पता है भाग्यवान, जब मैं छोटा था तब जब माँ खाना बनाती थी तो मैं भी चुपके से उनके पास जाता था और आग के पास बैठ जाता था। अच्छा जी, तो इसका मतलब जब आप छोटे थे तब काफी शरारती भी थे। खैर, आपने बिल्कुल सही कहा। इस ठंड में चूल्हे की आग के पास बैठने का मजा ही कुछ और है। एक तरफ खाना पक रहा है और दूसरी तरफ हम दोनों को इस आग की गर्मी से अच्छी खासी राहत मिल रही है। हाँ भाग्यवान, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे जल्द से जल्द गर्म कपड़ों का इंतजाम करना ही होगा, नहीं तो हम दोनों ही बीमार पड़ सकते हैं। देखता हूँ इन दिनों कहाँ कहाँ क्या काम मिल सकता है। जितना भी मेहनत करूंगा उम्मीद है थोड़ा बहुत पैसा जुट ही जाएगा ताकि ठंड से बचाव हो सके। हाँ जी ठीक है, लेकिन मेरे लिए इतनी चिंता मत कीजिए। मैं तो घर पर ही रहती हूँ, संभाल लूंगी सब। आप बस थोड़ा बहुत पैसा जोड़कर अपने लिए गर्म कपड़ों का इंतजाम कर लीजिए ताकि काम पर जाते समय आपको ठंड ना लगे। आपकी सेहत सबसे जरूरी है जी। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, मैं खूब मेहनत करूंगा और हम दोनों के लिए अच्छे गर्म कपड़े जरूर लेकर आऊंगा। अभी चलो आराम से खाना खा लेते हैं और फिर सो जाते हैं। कल सुबह मुझे राम चाचा के वहां भी जाना है। मोहन के ऐसा कहने के बाद दोनों आराम से खाना खा के सो जाते हैं। अगली सुबह मोहन जल्दी उठकर राम के घर के लिए निकल पड़ा। ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि दिन ब दिन अपना कहर और भी ज्यादा बढ़ाती जा रही थी। राम चाचा, आपने मुझे बुलाया था, कुछ काम है क्या? हाँ मोहन बेटा, काम तो बहुत है। मैं तो यहाँ बैठकर तेरे ही इंतजार में था। लेकिन मोहन, इतने कड़ाके की ठंड में तू ऐसे ही चल पड़ा? तुझे ठंड नहीं लग रही क्या? थोड़ा गर्म कपड़े पहनकर आना चाहिए था बेटा, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। राम चाचा की बातें सुनकर मोहन ने दुख भरी निगाहों से उनकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, राम चाचा, अब मैं आपको अपने दुख भरे जीवन के बारे में क्या बताऊं? गरीबी ने मेरे परिवार को चारों तरफ से घेर लिया है। चाहे जितनी मेहनत कर लूं, ये गरीबी पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। एक तरफ ठंड का कहर है और दूसरी तरफ घर चलाने के लिए राशन की चिंता। अखिलेश चाचा की दुकान पर भी बहुत उधारी हो चुकी है। काम करके इतना पैसा नहीं मिल पाता कि पहले उधारी चुकाऊं या गर्म कपड़े ले आऊं या फिर घर के लिए राशन जुटाऊं। समझ नहीं आता किस चीज को पहले संभालूं। मोहन की बातें सुनकर राम चाचा का दिल भारी हो गया। वो खुद बहुत दयालु इंसान थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही मोहन की ओर देखकर कहा, बेटा मोहन, तेरी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं तेरी सारी परेशानियां तो दूर नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर करूंगा कि आज जो काम तू मेरे यहाँ करेगा उसकी मजदूरी से तू अपने लिए और अपनी भाग्यवान के लिए गर्म कपड़े ले जाना। और रही बात आज के राशन की, वो तो मेरे घर से ही ले जाना। बेटा, अगर ऐसे बिना गर्म कपड़ों के काम करता रहेगा तो बीमार पड़ जाएगा, और अगर तुझे कुछ हो गया तो घर में राशन पहुंचाना और भी मुश्किल हो जाएगा। राम चाचा की बातें सुनकर मोहन के चेहरे पर खुशी झलक उठी और उसने कहा, राम चाचा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे लिए इतना सोचकर बोला, ये मेरे लिए बड़ी बात है। अच्छा चाचा, अब आप बताइए आज क्या काम करवाना है? मोहन बेटा, आज तुझे मेरे सब्जी के खेत से सब्जियां तोड़नी है, और इस बार मैं भी तेरे साथ खेत में चलूंगा।
इसलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हमें अभी ही खेत की ओर निकल जाना चाहिए। ठंड बहुत है, तुझे भी जल्दी घर भेजना होगा। राम चाचा की बातें सुनकर मोहन ने सहमति में सिर हिलाया और फिर दोनों साथ साथ खेत की ओर चल पड़े। मोहन और राम दोनों खेत के पास पहुंचे। दोनों कुछ देर तक खेत की ओर देखते रहे। राम चाचा, इस बार तो आपकी सब्जियों की खेती बहुत अच्छी हुई है। हाँ मोहन बेटा, इस बार सब्जियों की खेती पिछली बार से भी बेहतर हुई है। मेहनत करके जब खेत यूं हरा भरा दिखाई देता है ना, तो दिल को बहुत सुकून मिलता है बेटा। हाँ चाचा, बात तो बिल्कुल सही है। जैसे लोगों के लिए खेती बाड़ी ही सब कुछ होती है। काश मेरे पास भी अपना थोड़ा सा खेत होता तो शायद इतनी चीज़ों की कमी महसूस नहीं होती। खैर चाचा, ये सब छोड़िए, आप यहीं रहिए, मैं अभी सब्जियां तोड़ने में लग जाता हूँ। मोहन ऐसा कहकर तुरंत सब्जियां तोड़ने में लग जाता है। ऐसे ही कुछ देर बाद मोहन ने सब्जियां तोड़ ली और उन्हें एक टोकरी में रख दिया। शाबाश मोहन बेटा, तुमने तो बड़ी अच्छी तरह सब्जियां तोड़ ली। खैर, अब चलो जल्दी घर चलते हैं, तुझे ठंड भी लग रही है। मुझसे पैसे और राशन ले लेना और सीधे घर ही चले जाना। राम चाचा के यूं कहने के बाद दोनों घर लौट गए। कुछ ही देर बाद मोहन पैसे और राशन संभालकर चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान लिए घर की ओर बढ़ रहा था। तभी रास्ते में उसे गोपीलाल मिल गया, जिसकी दुकान पर मोहन का उधारी था। अरे मोहन, अच्छा हुआ तू यहीं मिल गया। मैं तो इन दिनों तेरे घर जाने ही वाला था। बताना जरा, तेरे उधारी का क्या हुआ? पूरे 1 महीने होने को आए, अभी तक हिसाब साफ नहीं हुआ। ऐसे कब तक चलेगा भाई? मुझे मेरे पैसे यहीं अभी के अभी चाहिए। गोपीलाल की बातें सुनकर मोहन के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसके हाथ में पैसे तो थे, पर वे पैसे वो नेहा और उसके गर्म कपड़े खरीदने के लिए लाया था। कुछ पल चुप रहने के बाद मोहन ने हल्के धीमे स्वर में कहा, गोपीलाल चाचा, आप मुझे माफ कर दीजिए। असल में ठंड इतनी बढ़ गई है कि मैं ज्यादा देर काम ही नहीं कर पा रहा। जितना सा काम करता हूँ उससे बस किसी तरह घर का राशन चल रहा है। इतने कड़ाके की ठंड में मैं अपनी भाग्यवान और अपने लिए गर्म कपड़े तक नहीं खरीद पा रहा हूँ। आप कृपया करके और कुछ दिनों की मुझे मोहलत दे दीजिए, मैं आपका उधारी ही पूरा चुका दूंगा। गोपीलाल स्वभाव से बेहद लालची थे। उन्हें किसी पर जरा सी भी दया नहीं आती थी। मोहन के हाथ में पैसे देखकर उनकी नज़र तुरंत वहीं टिक गई। फिर उन्होंने तमतमाते हुए कड़वे आवाज में कहा, मोहन, ये दलीलें जाकर किसी और को सुना देना। तेरे हाथ में पैसे होते हुए भी तो ऐसी वैसी कहानियां कर रहा है। जरा भी शर्म नहीं आती क्या? जब तुझे राशन चाहिए होता था, सीधी मेरी दुकान पर आकर उधार ले जाता था, और अब जब मैं अपना ही पैसा मांग रहा हूं तो तू बहाने बना रहा है। गोपीलाल की कड़वी बातें सुनकर मोहन का मन बेहद दुखी हो गया। जिन पैसों से वो अपनी पत्नी और खुद के लिए गर्म कपड़े खरीदने का सपना संजोए हुए था, वही पैसे उसे मन ना होते हुए भी गोपीलाल को देने पड़े। ठीक है, मुझे मेरे पैसे मिल गए, अब तू जा सकता है। उसके बाद दोनों बिना कुछ और बोले अपने अपने रास्ते की ओर चल पड़े। रात का गहरा सन्नाटा छाया हुआ है। मोहन चारपाई पर खामोशी से बैठे हैं, दोनों हाथ चिंताओं में बंधे हुए मानो किसी गहरी सोच में डूब गए हों। कुछ ही देर बाद नेहा मोहन के पास आ गई और चारपाई पर मोहन के पास बैठ गई। अजी, आप किस चिंता में डूबे हुए हैं? क्या आपको कुछ हुआ है? भाग्यवान, अब तुम्हें क्या बताऊं। आज जब मैं राम चाचा के घर काम पर गया था तो उन्होंने हमारे हालात के बारे में सुनकर हम पर दया की। उन्होंने अपने घर से मुझे राशन भी दिया और काम के पैसे अलग से दिए ताकि तुम्हारे और मेरे लिए गर्म कपड़े ले आऊं। लेकिन रास्ते में मेरी मुलाकात गोपीलाल चाचा से हो गई। उनके दुकान की उधारी अभी बाकी थी और जिस तरह से उन्होंने बातें की, मुझे मजबूरन उन्हें वहीं पर पैसे चुका देने पड़े। अरे जी, आप इतनी सी बात के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? इसमें चिंता की क्या बात है? उधारी थी तो आज नहीं तो कल चुकानी ही पड़ती। अच्छा हुआ कि आज ही हिसाब साफ हो गया। और रही बात गर्म कपड़ों की, तो जब भी पैसे आएंगे हम ले लेंगे। वैसे भी अब इस कड़क ठंड में रहने की आदत सी हो गई है। रात को तो हम दोनों वैसे भी चूल्हे के पास बैठते हैं। आग की गर्मी में थोड़ा सुकून भी मिलता है और आपके साथ 2 बातें हो जाएं तो मन और हल्का लगने लगता है। भाग्यवान, सच में तुम्हारी जैसी पत्नी हर किसी को नहीं मिलती। इतना धैर्य, इतनी समझ, ये सब हर किसी में नहीं होता। मैं तो खुद को बहुत किस्मत वाला मानता हूं कि मुझे तुम्हारी जैसी प्यारी और समझदार पत्नी मिली है।
मेरे पास भले धन दौलत ज्यादा ना हो, पर तुम्हारे जैसा साथ हो तो मेरे लिए वही सबसे बड़ी दौलत है। हाँ जी, मैं हमेशा आपके साथ थी और हमेशा आपके ही साथ रहूंगी। आप दिन भर मेहनत करके आए हैं, चलिए थोड़ी देर चूल्हे के पास साथ बैठते हैं। वहीं बैठकर खाना भी बना लेंगे, उसके बाद आराम से खाना खाकर जल्दी सो जाएंगे। हाँ, आप थक गए होंगे। नेहा के ऐसा कहने पर दोनों रसोई में आ गए। उन्होंने चूल्हे पर खाना चढ़ाया और फिर दोनों आग के पास बैठकर थोड़ी देर आराम करने लगे। भाग्यवान, कल के लिए किसी ने भी काम पर बुलाया नहीं है। सोच रहा हूं कि कल थोड़ा आराम ही कर लूं। सच कहूं तो इस कड़ाके की ठंड में मजबूरी में काम तो करना पड़ रहा है, लेकिन मेरा शरीर अब बहुत कमज़ोर महसूस करने लगा है। बिना गर्म कपड़ों के खेतों में काम करना और भी कठिन हो जाता है। ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ रही है और कब तक ऐसे चल पाएगा यही समझ नहीं आ रहा है। आप मुझे बताएं या ना बताएं, मुझे सब समझ में आ जाता है। इस ठंड में घर के काम करना ही मुश्किल हो जाता है, तो ठंडी हवा में खेत पर काम करना कितना कठिन होता होगा मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अगर कल कहीं काम नहीं है तो थोड़ा आराम कर लेना ही ठीक रहेगा। लेकिन सुनिए, आप हमेशा मेरे बारे में ही सोचते रहते हैं। कभी कभी अपने लिए भी सोच लिया कीजिए। अपने लिए कुछ गर्म कपड़ों का इंतजाम कर लीजिए, ताकि काम पर जाते समय आपको तकलीफ ना हो। आपको यूं ठिठुरते हुए खेत पर जाते देखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कोशिश तो मैं कर ही रहा हूं भाग्यवान, पर मैं क्या करूं, किस्मत जैसे कभी साथ ही नहीं देती। आज कितने सपने लेकर राम चाचा से पैसे और राशन लेकर घर लौट रहा था, लेकिन किस्मत को शायद यही मंजूर था कि गोपीलाल चाचा की उधारी आज ही चुका दूं। अब तो कल के लिए भी कोई काम नहीं है। समझ नहीं आता भगवान मेरी किस बात की परीक्षा ले रहे हैं। दिल में बस यही डर लगा रहता है कि कहीं मैं तुम्हें और घर को संभालने में कम न पड़ जाऊं। आप बेकार की बातें सोच रहे हैं। मेरी मानिए, अच्छा ही हुआ कि कल कोई काम नहीं है। अब आप कल पूरे दिन आराम कीजिए और चाहे तो दिन भर इस चूल्हे के पास बैठकर गर्मी ले सकते हैं, ताकि आपका शरीर थोड़ा संभल जाए। और सुनिए, ये सब बातें बार बार खुद से मत कहा कीजिए। आप हमेशा अपने बारे में इतनी चिंता जताते हैं, और सच कहूं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आपको ऐसा टूटता सा देखकर। अभी इन फिजूल की बातों को छोड़िए और थोड़ा सुकून से बैठिए। पता नहीं आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन दिल कह रहा है कि आज जरूर कुछ अच्छा होने वाला है। खैर, जो भी होगा, उम्मीद है अच्छा ही होगा। इसी तरह जब मोहन अकेले बैठकर खुद से बातें कर रहा होता है, तभी अचानक उसके घर उसके ही गांव के बाली चाचा आ पहुंचते हैं। अरे बाली चाचा, आप आइए ना, बैठिए। मोहन ऐसा कहने पर बाली चाचा चारपाई पर बैठ गए और बोले, मोहन, अच्छा हुआ आज तू मुझे घर पर ही मिल गया। दरअसल मेरे खेत पर थोड़ा काम था। बीज बोने का वक्त भी हो चुका है, इसलिए मैं तुझे बुलाने ही आया था। ये तो और भी अच्छा हुआ कि तू घर पर मिल गया। अब मेरे खेत का सारा काम आज ही पूरा हो पाएगा। बाली चाचा की बातें सुनकर मोहन को थोड़ा अच्छा भी लगा, क्योंकि काम मिलेगा तो राशन के पैसे भी आ जाएंगे। लेकिन मन का एक कोना उदास भी हो गया, क्योंकि कई दिनों से कड़ाके की ठंड में काम करते करते उसका शरीर बेहद कमजोर पड़ चुका था, और आज तो उसने पूरा दिन आराम करने का सोचा था। अरे मोहन बेटा, किस सोच में पड़ गया? चलोगे ना बेटा? दरअसल बाली चाचा, आप तो जानते ही हैं कि मेरे घर की हालत इतनी अच्छी नहीं है। कई दिनों से इस कड़ाके की ठंड में बिना गर्म कपड़ों के काम करते करते मेरा शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया है। इसलिए आज मैंने पूरे दिन आराम करने का सोचा था। तेरी बात भी सही है मोहन बेटा, लेकिन तू चिंता मत कर। काम ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा हिस्सा बाकी है। 2-3 घंटों में आराम से हो जाएगा। और अगर आज ये काम पूरा हो गया तो मैं कल बीज भी लगा पाऊंगा। इसी दौरान मोहन और बाली चाचा की बातें चल रही होती है कि तभी नेहा वहां आ जाती है। अरे बाली चाचा, आप कब आए और आप कैसे हैं चाचा? बेटी, मैं तो ठीक हूँ। दरअसल मेरे खेत में 2-3 घंटे का थोड़ा सा काम बाकी है। उसी काम को करने के लिए मैं मोहन को बुलाने आया था। अरे जी, अगर थोड़ा सा ही काम बाकी है तो आप जाकर कराइए। बाली चाचा भी आपसे उम्मीद करके ही आए हैं, उन्हें ज्यादा देर तक इंतजार ना करवाइए। नेहा के ऐसे कहने पर मोहन बाली चाचा के साथ जाने के लिए मान गया। उसके बाद दोनों खेत की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद मोहन और बाली चाचा खेत के किनारे पहुंच गए, जहां हल्की ठंड के बीच काम शुरू करने की तैयारी हो रही थी।
तुम यहाँ खेत का जो थोड़ा बहुत काम बचा है उसे आराम से पूरा कर देना। मैं अभी बीज लाने बाजार जा रहा हूँ। तुम काम खत्म करते ही सीधे घर चले जाना, ठंड बढ़ रही है। और हाँ, तुम्हारे पैसे मैं तुम्हें कल दे दूंगा। ठीक है बाली चाचा, आप निश्चिंत होकर जाइए। मैं यहाँ का काम ध्यान से पूरा कर दूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। उसके बाद बाली चाचा वहां से चले जाते हैं और मोहन अपने काम में लग जाता है। ऐसे ही जब मोहन दूसरी ओर कुदाल चला रहा था, तभी अचानक टक की आवाज आई, जैसे कुदाल किसी पत्थर से टकरा गई हो। मोहन ने हैरानी से कुदाल एक तरफ रखी और ध्यान से जमीन को देखा। कुछ ही क्षण बाद उसकी नजर 2 चमचमाते सोने के टुकड़ों पर पड़ी। ये देखकर मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो मुस्कुराते हुए बोला, हे ऊपर वाले, आपने तो आज सचमुच चमत्कार कर दिया। सुबह से ही मन ने एक अजीब सी उम्मीद थी कि कुछ अच्छा होने वाला है, और आपने वो पूरा कर दिया। बाली चाचा का भी भला हो, जिनके कहने पर मैं आज काम पर आ गया। आपका लाख लाख शुक्रिया ऊपर वाले, आपने मेरी किस्मत ही बदल दी। ऐसे ही उस दिन मोहन के जीवन में मानो एक बड़ा चमत्कार हो गया। उन सोने के टुकड़ों की वजह से उसके घर की हालात धीरे धीरे सुधरने लगी। जो चीज़ें पहले कमी के कारण अधूरी रह जाती थीं, वे अब पूरी होने लगी। राशन की चिंता खत्म हुई, घर में फिर से रौनक लौट आई और दोनों पति पत्नी के चेहरों पर पहले जैसी मुस्कान खिलने लगी। मोहन और उसकी पत्नी अब हर दिन ईश्वर का धन्यवाद करते हुए एक दूसरे का साथ निभाते हुए खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। बेवा बेटा, तुम लकड़ियाँ ले आए? ला दे बेटा, इसकी तो बहुत ज़रूरत थी। हाँ काका, ये लो आपकी लकड़ियाँ। लेकिन बेटा, मैं आज तुम्हें इन लकड़ियों के पैसे नहीं दे पाऊँगा। अभी बेटे ने शहर से पैसे नहीं भेजे हैं। कोई बात नहीं काका, जब आपके पास पैसे आ जाए तब दे देना। तो सदा खुश रहे बेटा, भगवान हमेशा तुझ पर खुश रहे। धन्यवाद काका, बस आपका यही आशीर्वाद चाहिए। अच्छा काका, मैं चलता हूँ। मनोहर चाचा, ओ मनोहर चाचा, लकड़ियाँ लाया हूँ। हाँ, आता हूँ। चाचा, ये लो आपकी लकड़ियाँ। अरे विश्वा, आज थोड़ी ज़्यादा लकड़ियाँ चाहिए। ठीक है चाचा, अभी देता हूँ। ये लो चाचा, आपकी बाकी की लकड़ियाँ। ठीक है, ये लो बेटा इसके पैसे। और हाँ, कल और लकड़ियाँ देते आना। सुना है इस साल कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। ठीक है चाचा, मैं लेता आऊँगा। सारी लकड़ियाँ बेचने के बाद विश्वा घर को निकल पड़ता है। तभी अचानक जोरों की हवा चलने लगती है। हे भगवान, हवा तो बहुत तेज़ हो गई है। मुझे जल्द ही घर पहुंचना चाहिए। अगर ठंड लग गई तो बीमार पड़ जाऊंगा। हे भगवान, बस किसी तरह घर पहुंच जाऊं तो इस ठंड भरी हवा से बच जाऊं। हे भगवान, कहाँ रह गए वो? इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं, अभी तक घर नहीं आए। मैंने कितनी बार कहा है उन्हें कि घर जल्दी आ जाया करिए, ठंड का समय है, लेकिन वो है कि मेरी बात सुनते ही नहीं। बबीता, ओ बबीता, आ गए आप? आपको मैंने कितनी बार कहा है कि ठंड का समय है, शाम होने से पहले घर आ जाया करो। ठंड में शाम को बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। चलिए चूल्हे के पास बैठ जाइए, मैं खाना गर्म कर देती हूँ। हाँ बबीता, तुम ठीक कह रही हो, बाहर ठंड बहुत ज़्यादा है। कल से मैं और सुबह जल्द घर से निकल जाया करूँगा और शाम होने से पहले सारा काम निपटाकर घर आ जाया करूँगा। बबीता, वो मोटा वाला कंबल निकाल देना, ठंड बढ़ गई है ना, तो बिना कंबल की रात नहीं कटेगी। जी हाँ, आप खाना खा लीजिए, मैं अभी निकाल देती हूँ। इस तरह विश्वा का परिवार उस रात खाना खाकर सो जाता है। लोग अपने घरों में आग जलाकर किसी तरह ठंड की रात गुजार रहे थे। सर्द हवाओं का पहरा पूरे गांव में छाया हुआ था। ठंड का ऐसा नज़ारा अक्सर दिसंबर के महीने में देखने को मिलता था। अरे भगवान, सुनती हो? ज़रा गर्मा गर्म चाय दे दो, चाय पीकर मैं काम पर निकलूं। हाँ, बस अभी लाई, ये लीजिए आपकी चाय। अच्छा बबीता, तो मैं निकलता हूँ। विश्वा घर से निकल जाता है। हे भगवान, बाहर तो बहुत ठंड है, जल्दी से जंगलों के लिए निकल जाता हूँ, तभी शाम होने से पहले घर आ पाऊंगा। आज गांव में घना कोहरा छाया हुआ था। लोग लकड़ियां जलाकर उसकी गर्माहट ले रहे थे। विश्वा गांव से होता हुआ जंगल की ओर जा रहा था। विश्वा भाई, लकड़ियां लेने जा रहे हो? हाँ भाई, वहीं जा रहा हूँ। अरे भाई, मैंने सुना है कि इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार ठंड का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा, इसीलिए ठंड की पहले से ही तैयारी करके रखो। हे भगवान, अगर बारिश हो गई तो? ठंड में तो सारे काम ठप पड़ जाएंगे। क्या भाई,
तुम सच कह रहे हो? अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले मेरा ही काम खत्म हो जाएगा। अभी मैं जंगल के लिए निकलता हूँ। इतना कहकर विश्वा जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें गांव-गांव जाकर बेच देता है। इस गांव में हरिया नाम का भी एक लकड़हारा रहता था, जो जंगलों से लकड़ियां काटकर गांव में बेचा करता था। हरिया बहुत ही लालची था। वो गांव वालों को ऊंचे दाम पर लकड़ियां बेचा करता था। हरिया ने बहुत सारी लकड़ियां जंगल से काटकर अपने घर में जमा कर लिया था। अरे, आप इतनी सारी लकड़ियां केवल जमा करे जा रहे हैं, इसे गांव में जाकर बेच क्यों नहीं आते? अरे चंदा, तुम बस देखती जाओ, कुछ दिन में ही गांव में बारिश होने वाली है। उस समय जंगल की सारी लकड़ियां गीली हो जाएंगी। बस इसी मौके का फायदा हमें उठाना है। तब मैं लकड़ियों को ऊंचे दाम पर बेचूंगा। जी, मेरी बात मानिए तो ऐसा करना सही नहीं है। अरे अब तुम मुझे मत सिखाओ क्या सही है और क्या गलत। हरिया अपनी पत्नी को तो उस समय चुप करवा देता है और अपनी लकड़ियां बेचने के लिए सही वक्त का इंतजार करता है। वहीं दूसरी तरफ विश्वा गांव-गांव में लकड़ियां बेचकर घर आ जाता है। रात का समय था। अंधेरी रात में आसमान में बिजली की गड़गड़ाहट के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। कड़कती बिजली की आवाज से विश्वा की आंखें खुल जाती हैं। उसने दरवाजे के पास जाकर देखा, हे भगवान, ये तो बहुत जोरों की बारिश हो रही है। आज ही गांव के लोग बातें कर रहे थे कि गांव में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ेगी और बारिश की भी आशंका थी, पर इतनी जल्दी बारिश हो जाएगी ये मैंने नहीं सोचा था। अब क्या होगा? जंगल की सारी लकड़ियां तो गीली हो जाएंगी। बबीता, ओ बबीता। जी, क्या हुआ? ये देखो बबीता, जोरदार बारिश शुरू हो गई है। हाँ, बहुत जोरदार की बारिश हो रही है। इतनी तेज बारिश तो कभी नहीं हुई। हवा भी बहुत जोरों की चल रही है। चलिए अंदर वाले कमरे में चलते हैं। यहाँ ज्यादा देर रहे तो ठंड से बीमार पड़ जाएंगे। अब क्या होगा? जंगल की सारी लकड़ियां तो गीली हो जाएंगी। जी, आप चिंता मत कीजिए, ठंड की पहली बारिश है, सुबह तक बंद हो जाएगी। ऐसा सोचकर वो दोनों सो जाते हैं। पूरी रात बारिश होती रही। बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज सुबह तक सुनाई दे रही थी। बारिश थी जो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे बबीता, सुबह हो गई लेकिन बारिश अभी तक बंद नहीं हुई। अगर ये बारिश बंद नहीं हुई तो मैं लकड़ियां कैसे बेचूंगा? जी, बारिश तो रात से हो रही है। पूरा गांव बारिश में भीगा हुआ है। ठंडी हवा भी बहुत चल रही है। चलिए अंदर वाले कमरे में चलते हैं। दोनों आग जलाकर वहां बैठ जाते हैं। आग की गर्माहट से कमरा थोड़ा गर्म हुआ, मगर बारिश की वजह से ठंड और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। लगातार होती बारिश ने गांव वालों को परेशान कर दिया। बारिश ने बंद होने का नाम नहीं लिया। हे भगवान, बस ये आखिरी लकड़ियां ही बची हैं। अब तो लकड़ियां भी नहीं रह गईं और ये बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। बबीता के इतना कहते ही बारिश अचानक बंद हो जाती है। बबीता, लगता है भगवान ने तुम्हारी सुन ली, बारिश बंद हो गई। हाँ, बारिश तो बंद हो गई, लेकिन लकड़ियां तो फिर भी नहीं ला पाएंगे। जंगल की लकड़ियां गीली हो गई होंगी। एक काम करते हैं, गांव में सरला काकी से कुछ उपले मांग लाती हूँ। कुछ दिन का तो चल ही जाएगा। बिना आग के इस ठंड में तो बिल्कुल गुजारा नहीं है। इतना कहकर बबीता सरला काकी के घर के लिए निकल जाती है। सरला काकी, ओ सरला काकी, घर में हो क्या? हाँ बिटिया, कहो कैसे आना हुआ इस ठंड में? सरला काकी, वो मुझे कुछ उपलों की जरूरत थी। घर में जलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। थोड़े से उपले मुझे दे दीजिए। हाँ बिटिया, तुम यहीं रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये लो बेटा, मगर मेरे पास भी थोड़े से ही उपले बचे हैं। वो काफी दिनों से धूप नहीं निकली तो उपले सूख नहीं पाए। इससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगी। तुम इससे ही अपना काम चला लेना। ठीक है काकी, इसके कितने पैसे हो गए? अरे बिटिया, अब मैं तुझसे भी पैसे लूंगी क्या? कितनी बार विश्वा मुझे मुफ्त में लकड़ियां देकर गया है। अगर मैंने इन उपले के तुझसे पैसे लिए तो मुझे बहुत पाप लगेगा। तू ऐसे ही ले जा बिटिया। ठीक है काकी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उपले लेकर बबीता घर की ओर निकल पड़ती है। तभी रास्ते में अचानक जोरों की बारिश होने लगती है। हे भगवान, ये कड़ाके की ठंड और अब ये बारिश, लगता है प्रभु जान ही लेके मानोगे। बस जल्दी घर पहुंच जाऊं तो इस बारिश से छुटकारा मिले। भीगते भीगते बबीता घर पहुंच जाती है। अरे, तुम तो पूरी भीग गई हो। जाओ जल्दी से कपड़े बदल लो, वरना ठंड लग जाएगी। बबीता कपड़े बदलकर आग के पास बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हरिया को जिस मौके की तलाश थी वो आ चुका था। हरिया अपनी लकड़ियां लेकर गांव की ओर निकल पड़ता है। अरे हरिया, लकड़ियां लाया है? ला जल्दी दे दे। ये लो काका, अपनी लकड़ियां, इसकी बहुत जरूरत थी। ये लो हरिया, इसके पैसे। काका, ये तो केवल 50 रुपए है। 50 रुपए और लगेंगे। क्यों?
अभिषेक तो 50 रुपए में ही लकड़ियां देकर जाता है। काका, आपको तो पता ही है कि बारिश कितने दिनों से हो रही है। जंगल की सारी लकड़ियां गीली हो गई हैं। गांव में अभी लकड़ियों की बहुत कमी हो गई है, इसीलिए लकड़ियों के दाम भी बढ़ गए हैं। अगर आपको चाहिए तो आपको इसके 50 रुपए देने होंगे। विश्वा भी शायद आपको लकड़ियां ना दे पाए, क्योंकि मैं ये लकड़ियां बाजार से खरीद कर लाया हूँ और मुझे ये भी काफी महंगी ही मिली है। ठीक है, ये लो बाकी के 50 रुपए। इस तरह हरिया पूरे गांव में लकड़ियां बेच देता है और उसको लकड़ियां बेचकर काफी अच्छी कमाई हो जाती है। गांव वाले भी हरिया से लकड़ियां खरीदने के लिए मजबूर थे। आज विश्वा के घर में राशन भी खत्म हो चुका था। भगवान, घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा है और लेने के लिए पैसे भी नहीं है। आप जाइए ना गाँव में, देखिए कुछ खाने के लिए मिल जाए, नहीं तो लाला की दुकान से उधारी लेते आना। ठीक है बबीता, मैं जाता हूँ। पूरा गाँव कोहरे में डूबा हुआ था। विश्वा खाने की तलाश में निकल पड़ता है और लाला की दुकान पर पहुंच जाता है। लाला जी, मुझे कुछ राशन की जरूरत है। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन जैसे ही पैसे आएंगे मैं आपको दे दूंगा। देखो विश्वा, मेरा काम भी ठप हो गया है और बिल्कुल आमदनी नहीं हो रही है, इसलिए मैं तुम्हें उधार नहीं दे सकता। तुम किसी और से मांग कर देख लो। लाला जी, कुछ भी दे दो, घर में कुछ भी खाने को नहीं है। देख विश्वा, तू मुझे मजबूर मत कर, मैं तुझे उधार नहीं दे पाऊंगा। मेरी बात समझ, तू किसी और से मांग कर देख ले। लाला जी विश्वा को साफ साफ मना कर देते हैं और विश्वा निराश होकर वहां से चला जाता है। हे भगवान, घर में कुछ भी खाने को नहीं है और ये ठंड भी बहुत लग रही है। लकड़ियां भी नहीं बची हैं, घर में कुछ और जलाने के लिए भी नहीं। अब क्या करूं? अब विश्वा को समझ नहीं आ रहा था कि वो बिना पैसों के राशन का इंतजाम कैसे करे। तभी विश्वा का एक दोस्त, जो कि सब्जी बेचता था, वहीं से गुजरता है। अरे विश्वा, कैसे हो तुम? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। क्या विश्वा भाई, बड़े उदास दिखाई पड़ रहे हो? कोई बात है क्या? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। क्या बताऊं राजू भाई, मेरा जीवन तो ठंड और बारिश से बेहाल हो गया है। घर में कुछ भी खाने को नहीं है और लाला जी भी उधार देने को राजी नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि खाली हाथ घर कैसे जाऊं। बबीता भी मेरी राह ताक रही होगी और खाली हाथ घर लौटने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। समस्या तो बड़ी गंभीर है विश्वा। सच बताऊं तो इस ठंड से मैं भी बहुत परेशान हो गया हूँ। काफ़ी दिन से बारिश हो रही थी तो मेरा माल भी नहीं बिका। मेरे पास कुछ आलू है, मैं बस इतना ही तेरी मदद कर सकता हूँ। सुबह से 10 रुपए की ही आमदनी हुई, ये तू रख ले। राजू भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। भाई, आखिर इसमें शुक्रिया की क्या बात है? इन मुश्किल घड़ी में हम लोग एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो देगा कौन? तुम चिंता मत करो, ये आलू तुम घर ले जाओ। ठंड बहुत है, मैं भी घर को ही जा रहा हूँ। इतना कहकर राजू और विश्वा दोनों अपने अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। आलू तो ले लिया है, लेकिन आज सुबह ही घर के सारे उपले खत्म हो गए थे। इन पैसों से मैं कुछ उपले ले लेता हूँ। उपले लेकर विश्वा घर पहुंच जाता है। बी, ये लो कुछ आलू और ये उपले, तुम इन्हें उबाल लो। आज इसी को खाकर हम दोनों अपना पेट भर लेंगे। बबीता चूल्हा लाकर आलू उबाल देती है। दोनों खाने के लिए बैठ जाते हैं। बबीता, इस पर थोड़ा सा काला नमक छिड़क दो। जी, अभी डालती हूँ। बबीता ने इतना कहा ही था कि तभी उनके दरवाजे पर एक आवाज़ आती है। बेटा, कोई है क्या? इस गरीब की मदद करो, इस दुखियारी की मदद करो बेटा, कोई तो सुन लो। आवाज़ सुनकर विश्वा और उसकी पत्नी दोनों बाहर आते हैं। उन्होंने देखा कि ठंड में एक बुढ़िया बाहर खड़ी थी और मदद की गुहार लगा रही थी। अम्मा, आप इतनी ठंड में ऐसे बाहर क्या कर रही हूँ? बेटा, मैं कई दिन से भूखी हूँ, पिछले 2 दिन से मैंने भोजन नहीं किया है। कुछ खाने को दे दो बेटा, नहीं तो भूख के मारे मेरे यहीं प्राण निकल जाएंगे। ठीक है अम्मा, आप अंदर आइए। विश्वा अपने उबले हुए आलू की प्लेट लाकर अम्मा को दे देता है। बेटा, बहुत ठंड लग रही है, हो सके तो कुछ लकड़ियाँ जला दो। माफ़ करना अम्मा, पर अब हमारे पास बिल्कुल भी लकड़ियाँ नहीं बची हैं। थोड़ी सी लकड़ियाँ थी जिन पर हमने आलू को पका दिया है। अब जलाने के लिए हमारे पास कोई लकड़ियाँ नहीं बची। कोई बात नहीं बेटा, कम से कम ये खाना तो है, मैं इसे ही खा लेती हूँ। आलू को खाकर उसका पेट भर जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, काफ़ी दिन से भूखी थी, आज इन आलूओं को खाकर पेट भर गया है। बुढ़िया की नज़र जब उनके बर्तन पर पड़ी तो वो बिल्कुल खाली हो गए थे। अरे बेटा, मैंने तो तुम्हारे सारे आलू खा लिए, अब तुम क्या खाओगे? कोई बात नहीं अम्मा, आपका पेट भर गया, इसमें ही हमें संतुष्टि है। अरे बेटा, तुम कितने दयालु हो। बेटा, मेरे पास ज़्यादा कुछ तो नहीं है देने को, पर ये लो, ये कुछ बीज है, इसे तुम अपने आंगन में लगा देना। ये किस चीज़ के बीज है बेटा? ये जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है उन्हीं के बीज हैं। इससे तुम्हें बहुत अच्छी लकड़ियाँ मिलेंगी। लेकिन अम्मा, ये तो बीज है, इन्हें पेड़ बनने में काफ़ी समय लग जाएगा। अरे बेटा, तुम चिंता मत करो, ये कोई ऐसा वैसा बीज नहीं है, ये जादुई बीज है। तुम बस इसे अपने घर के आंगन में लगा देना, फिर इसका कमाल तुम अगले दिन देखना। अच्छा बेटा, तो मैं चलती हूँ। अम्मा, आप इतनी ठंड में अब कहाँ जाएंगी? आप यहीं पर रुक जाइए। नहीं बेटा, मैं जिस काम के लिए आई थी वो पूरा हो चुका है, अब मुझे जाना होगा।
इतना कहकर अम्मा वहां से चली जाती हैं। चलो हम इस बीज को अपने आंगन में लगा देते हैं। विश्वा उन बीजों को अपने आंगन में लगा देता है। जब सुबह होती है तो विश्वा को उन बीजों की याद आती है और वो उन्हें देखने के लिए बाहर आता है। बाहर का नज़ारा देखकर विश्वा हैरान था। अरे ये क्या है बबीता? ओ बबीता जल्दी आओ। बबीता भी वो दृश्य देख हैरान थी। अरे ये कैसे हुआ? विश्वा द्वारा लगाए गए बीज अब पेड़ बन चुके थे। ये देखकर विश्वा और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। अरे ये तो सच में जादुई पेड़ है। जी अब तो हमें लकड़ियों की बिल्कुल कमी नहीं होगी। हाँ तुम ठीक कहती हो। मैं अभी लकड़ियों की कटाई कर लेता हूँ और फिर मैं इन्हें गांव में बेच दूंगा। लकड़ियों को काटकर विश्वा गांव की ओर निकल पड़ता है। काका तुम्हारे लिए लकड़ियां लाया हूँ। अरे बेटा ये तो तूने बहुत अच्छा किया जो लकड़ियां देने यहाँ चला आया। 2 दिन से ठंड से परेशान थे, जलाने के लिए एक भी लकड़ियां नहीं बची हैं। पिछले 2 दिनों से हरिया भी लकड़ियां देने नहीं आ रहा। काका अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको रोज लकड़ियां समय पर पहुंचा दिया करूंगा। लेकिन विश्वा बेटा तुम्हारे पास ये लकड़ियां कहाँ से आईं? काफी दिन से सूरज तो निकल नहीं रहा, फिर ये सूखी लकड़ियां तुम कहाँ से लेकर आए? काका बस ये समझ लो ये भगवान का चमत्कार है। अच्छा काका अब मैं चलता हूँ और गांव में लकड़ियां देने जाना है। इतना कहकर विश्वा आगे निकल जाता है। लेकिन ये सब होते हुए हरिया अपनी आंखों से देख रहा था और सच्चाई का पता लगाने के लिए हरिया ने विश्वा का पीछा करना शुरू कर दिया। जी आ गए आप? लगता है आज सारी लकड़ियां बिक गईं। हाँ बबीता अब हमें कभी दूसरी जगह से लकड़ियां लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसी पेड़ से लकड़ियां काट लिया करेंगे। हाँ जी भला हो उस अम्मा का जिसने हमें ये जादुई पेड़ दिया। इस पेड़ की लकड़ियां तो कभी खत्म ही नहीं होंगी। अब हम इन लकड़ियों को बेचकर अपने घर की स्थिति को ठीक कर लेंगे। अच्छा तो ये जादुई पेड़ है, क्यों ना मैं भी इस पेड़ से अपना फायदा निकलवा लूं? ऐसा सोचकर हरिया उस समय तो वहां से चला जाता है, लेकिन रात के समय विश्वा के घर के पास आकर वो उस पेड़ से लकड़ियां काट लेता है और उसे अपने घर ले जाता है। काका लकड़ियां लाया हूँ, बोलो कितनी चाहिए? अरे हरिया अब मुझे तुम्हारी लकड़ी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अब विश्वा मुझे समय पर लकड़ियां दे जाता है। तुमने हमारी मजबूरी का बहुत फायदा उठाया, लेकिन अब मुझे तुम्हारी लकड़ियों की कोई जरूरत नहीं। काका ने हरिया से लकड़ी खरीदने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया। हरिया गांव के और लोगों के पास भी जाता है और अपनी लकड़ी बेचने की कोशिश करता है, मगर कोई भी उससे लकड़ियां खरीदना नहीं चाहता था, क्योंकि मजबूरी के समय में हरिया ने उन लोगों का खूब फायदा उठाया था। काफी महंगी दाम पर लकड़ियां बेचकर उसने गांव वालों से खूब मुनाफा कमाया था। हरिया को भी अच्छा सबक मिल चुका था, लेकिन अब उसके पास पछतावे के सिवा और कोई नहीं बचता। किसी गांव का कोई व्यक्ति भी उससे लकड़ियां खरीदना नहीं चाहता। मजबूरन हरिया को लकड़ी बेचने का काम छोड़कर कोई और दूसरा काम ढूंढना पड़ा। इस तरह का कार्टून वीडियो और मॉरल स्टोरीज इन हिंदी कहानियां देखना हो तो BBD कार्टून शो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।